किसी भी विद्यार्थी के की सफलता के पीछे मेंटर या गाइड का क्या रोल रहता है? किसी विद्यार्थी नहीं, मैं कहता हूँ हर सफलता के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए स्कूल वाले स्टूडेंट जेई नीट जैसे एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जबकि उनके पास और भी ऑप्शंस है, वो टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, और भी ऑप्शंस है। तो आपके हिसाब से एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? सर, आजकल सभी स्टूडेंट के पास फोन तो अवेलेबल ही है, सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है स्टूडेंट लाइफ में? तो सर, आने वाले समय में एआई जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकती है? तो सर, ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाले दौर पे एक टीचर की क्या भूमिका हो सकती है? सर, आपकी नज़र में सफलता के क्या मायने हैं? किसी भी स्टूडेंट की जर्नी सिर्फ किताबों से नहीं बनती, उसके पीछे छिपे होते हैं टीचर्स, मेंटर्स और एक सही एनवायरनमेंट। मैं हूं निखिल तिवारी, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं महर्षि विद्या मंदिर फतेहपुर के प्रिंसिपल सर श्री प्रमोद त्रिपाठी जी। सर, पिछले कई वर्षों से इस संस्थान का मैनेजमेंट देख रहे हैं। सर से हमने बात की है एजुकेशन सिस्टम पे, स्टूडेंट के माइंडसेट पे और डिसिप्लिन पे, और बदलते हुए दौर में स्कूलिंग में क्या परिवर्तन आया है, इन सारी चीज़ों पे हमने सर से चर्चा की है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो में आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको नहीं जानते हैं, उन्हें आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? निखिल जी, मैं प्रमोद त्रिपाठी हूँ और वर्तमान में इस महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय फतेहपुर का प्राचार्य हूँ। और मैं इस संस्थान में वर्ष 2003 से हूँ। ये मेरा तीसरा स्थानांतरण का पोस्टिंग का प्लेस है। मैं करीब 13 इयर्स देहरादून रीजन में महर्षि ग्रुप में रहा हूँ, कोटद्वार में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बाद मैं 2015 से 2018 नवंबर तक मैं महर्षि विद्या मंदिर सुल्तानपुर में था और नवंबर 18 से अद्यतन यहाँ सेवारत हूँ। तो सर, महर्षि विद्या मंदिर के प्रिंसिपल के तौर पे आपका विज़न क्या है आने वाले कुछ वर्षों के लिए? बेसिकली महर्षि विद्या मंदिर, अगर आपको जानकारी है नहीं है तो मैं बता दूं कि ये अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक यूनिक संस्थान है, ख्याति प्राप्त संस्थान है। क्योंकि इस संस्थान की जो स्थापना बहुत सारे लोगों को पता नहीं जानते कि इसका नाम महर्षि विद्या मंदिर क्यों पड़ा। बहुत सारे स्कूलों के नाम हैं, आप जानते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर और आदि आदि करके जो है। ये महर्षि विद्या मंदिर के पीछे जो मूल सत्य है वो ये है कि संस्थान की स्थापना परम पूज्य महर्षि महेश योगी ने की थी, जो अपने आप में आज भी वर्ल्ड फेम के साइंटिस्ट, फिलोसफर, संत हैं और जो खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साइंस के एलमनाई रहे हैं। वो ग्रेट स्कॉलर अपने समय के थे और फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में और विश्व के 180 नेशंस में जाकर के जो भारतीय वैदिक दर्शन है, ज्ञान है, ध्यान है, उसका प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने ध्यान की एक नई शैली को दिया पूरे विश्व को, जिसका नाम उन्होंने दिया कि भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो महर्षि ने बहुत सारे संस्थानों की स्थापना की और भारतवर्ष में महर्षि शिक्षा संस्थान के नाम से एक संस्थान स्थापित किया, जो जिसके अंतर्गत महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह, जो पूरे भारतवर्ष के 17 राज्यों में स्कूल्स हैं। भारत के अन्य प्रांतों में जो स्टेट बोर्ड से संबद्ध विद्यालय हैं, अलग अलग प्रांतों में वैदिक विश्वविद्यालय है, महर्षि महेश योगी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह बहुत सारे संस्थान हैं। तो महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय ही महर्षि जी के नाम से है। और इस विद्यालय में और अन्य विद्यालयों में कुछ बेसिक अंतर है। सारे विद्यालय अपने अपने स्तर से शिक्षा देते हैं, लेकिन महर्षि विद्या मंदिर जो स्कूल्स हैं, ये अपार्ट फ्रॉम जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे आपका ये सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय है, मान्यता प्राप्त है, तो सीबीएसई बोर्ड का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो विज्ञान वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है और कला वर्ग, जिसको आप हम साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, वो तो सब पढ़ाया ही जाता है।
इसके साथ साथ यहाँ जो जिसको हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, जीवन जीने की कला, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जो जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग टर्म यूज किया, जो श्री श्री रविशंकर जी पूरे देश देश में और विदेश में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने एक पुस्तक लिखी है, आर्ट ऑफ लिविंग एंड साइंस ऑफ बीइंग। तो उसी पुस्तक में बताया गया है कि हमारे एक्सिस्टेंस के बारे में और हमें जीवन कैसे जीना है। तो सबसे पहले इस विद्यालय के चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, उन्हें जो मानव जीवन की मूलभूत विशेषताएं हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होनी चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, उस पर बहुत फोकस दिया जाता है। और आज करीब 24 ईयर्स की सर्विस होने के बावजूद भी प्रतिवर्ष हम लोगों का, प्रधानाचार्यों का, शिक्षकों का अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा संस्थान कराता है। और इस पर करोड़ एंड करोड़ रुपीस का फंड मैं आज कहता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में कुछ हो सकता करते होंगे, लेकिन एक बार नौकरी मिल गई तो टीचर्स को लगता है कि शायद मैंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, या प्रधानाचार्य को लगता है। तो ये जो विजन है वो महर्षि महेश योगी जी के द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है, और उनके जो परम प्रिय शिष्य हैं, जो हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी, जो खुद भी एक संत हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो महात्माओं वाला जीवन जीते हैं और ग्रेट स्कॉलर हैं, साइंस के, आर्ट्स के, लॉ के, संगीत के, और जो महर्षि की फिलॉसफी है, महर्षि जी के सिद्धांत हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो महर्षि विद्या मंदिर का प्राचार्य होने के नाते हमारे दो दायित्व हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चे का के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। जब कोई भी छात्र इस विद्यालय से निकल के जाए तो वो उसमें जो शिक्षा की विशेषताएं जिस वर्ग का होना चाहिए, कि साइंस स्ट्रीम का है तो उसके अच्छे 90% और 95 और 98% मार्क्स हों, ये तो एक अपेक्षा है। लेकिन पहली अपेक्षा ये है कि वो जब निकले एक अच्छा इंसान बन के निकले, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। तो एक अच्छा किसी का बेटा बन के निकले, अच्छा किसी का भाई हो, किसी की बेटी अच्छी हो, और अल्टीमेटली जो मैं कहना चाहता हूँ कि समाज का, राष्ट्र का, परिवार का एक जिम्मेदार नागरिक बने। उसका खुद का जीवन सफल और सुखद हो, और उसके सानिध्य में जो जितने आने वाले लोग हैं उन पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। सर, लगभग हर साल यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में देश का और अपने फतेहपुर का, स्कूल का सबका नाम रोशन करते हैं। तो आपके हिसाब से एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? ये प्रश्न थोड़ा गूढ़ है, क्योंकि विद्यार्थी तो दोनों हैं, दोनों में मानवीय जो विशेषताएं हैं आप सब जानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये हाथ मेरा है और प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने या प्रकृति ने ये पांचों फिंगर्स हमारी क्यों नहीं बराबर बना दी गए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटी फिंगर है उनका इम्पोर्टेंस नहीं है, या इस बड़ी फिंगर का इनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। बड़ी का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर एक दो फिंगर कहना तो नहीं चाहिए, अगर ना हो या हटा दी जाए तो समझ सकते हैं कि शायद जो जीवनचर्या है वो प्रभावित होगी। उसी तरह से टॉपर विद्यार्थी और एवरेज विद्यार्थी, ये टॉपर और एवरेज का अंतर कहाँ से आया? ये अंतर आया है जो उसने अंक प्राप्त किए, और अंक के आधार पर किसी परीक्षार्थी को, किसी विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ या कमतर नहीं आंकना चाहिए। निश्चित रूप से जो टॉपर विद्यार्थी है वो इस बात का द्योतक है, वो प्रमाण है कि वो अपना हर कार्य, यानी मुख्य रूप से जो पढ़ाई है उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है, सिंसियर है, जिसको कहते हैं प्रतिबद्ध है। और जो दूसरा विद्यार्थी है कहीं ये निश्चित रूप से उसका रिजल्ट दर्शाता है कि उसका जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है, जो शिक्षण लर्निंग का प्रोसेस है, उसमें कोई पार्ट कहीं पर ऐसा है कि जो इग्नोर हुआ है। वो दोनों तरफ से हो सकता है, विद्यार्थी की तरफ से हो सकता है और विद्यालय की तरफ से हो सकता है। और हर छात्र में कुछ न कुछ प्रतिभा क्षमता होती है, तो मार्क्स का, नंबरों का अलग अपना एक स्थान है, लेकिन जहां तक है जो विद्यार्थी है कोई, उसका एक अपना अलग स्थान है।
सर, आपके हिसाब से किसी भी विद्यार्थी की सफलता के पीछे मेंटर या गाइड का क्या रोल रहता है? किसी विद्यार्थी नहीं, मैं कहता हूँ हर सफलता के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरइ न कोई, चहु बिरंच शंकर सम होई। जब यानी कि परमात्मा शंकर जी के लिए भी अगर वो गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। भवनित का मतलब है कल्याण, संसार सागर से जाना, वो आध्यात्मिक अर्थ है। अगर व्यावहारिक अर्थ लिया जाए तो जैसे हर व्यक्ति के लिए, मैंने कहा प्रधानाचार्य के लिए भी कोई ना कोई मेंटर गुरु होना आवश्यक है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी, लेकिन उसका स्तर होता है गाइड करने का, ज्ञान लेने का। एक सबकी अपनी अपनी जो वय है, अवस्था है, जो शिक्षा है, उसके अनुसार ये प्रश्न के उत्तर अलग अलग हो। लेकिन जहां तक विद्यार्थी की बात है, वो सब जानते हैं कि विद्यार्थी एक कहते हैं नहीं कि वो क्ले की तरह से होता है, वो जो मिट्टी का एक वो जिससे बर्तन बनाते हैं उस तरह का होता है कि जैसा कुम्हार चाहे, कुम्हार के अंदर जो डिजाइन है वो उसको रूप दे सकता है। इसी तरह से एक विद्यार्थी को विद्यालय और उसके माता पिता जिस तरह का जो उसका लालन पालन करेंगे, जिस तरह से उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, वो विद्यार्थी का जीवन उसी तरफ जाएगा। तो ये बहुत ही इसका मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंस रहता है। हाँ, हर स्तर पे रहता है। छोटे बच्चे के लिए तो जैसे माँ से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। और मैं तो आज भी जीवन के इस फेज पे भी पहुंच के मानता हूँ कि संसार में आज तक माता पिता से अच्छे कोई शिक्षक, कोई गुरु नहीं हुए। और जो अपना घर है, घर से अच्छा कोई विद्यालय नहीं बना, क्योंकि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान देता है और जो माता पिता हैं, जो घर है, वो पूरा वो जीवन जीने का ज्ञान देता है। तो सर, स्कूल किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक्स के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बूस्ट, ये सारी चीजों पे कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, शिक्षा का उद्देश्य हमारे यहाँ कहते हैं ना, शिक्षा या विमुक्त। शिक्षा वो है जो मुक्ति प्रदान करे। किस तरह की मुक्ति? दो एस्पेक्ट हैं, एक तो सकारात्मक है और एक नकारात्मक कह सकते हैं। नकारात्मक ये है कि विद्यालय का काम है, शिक्षक का काम है कि विद्यार्थी को जो है बुराइयों से दूर करे, बुराइयों के पास न जाने दे, उसको उचित और अनुचित के बारे में उसकी उम्र के हिसाब से बताए। पहला तो ये इस उचित अनुचित के बारे में बताया, उसके भले और बुरे के बारे में, श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। तो ये बहुत जरूरी हो जाए। इसके साथ साथ जो शिक्षा तो एक समुद्र जैसा है और हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी उससे छूता नहीं है। और मेरा तो अपना मानना, हमारे यहाँ कहते एक ही साधे सब सधे। मतलब वो एक ही साधे क्या है, वो मेरा अपना मानना, शिक्षा और संस्कार ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के जीवन को निर्धारित करती। क्योंकि वो व्यक्ति का भी जीवन अगर अच्छे संस्कार हैं, उसको भले और बुरे, उचित और अनुचित का ज्ञान करा दिया गया। इसके साथ एक दूसरा पक्ष भी है जो आजकल थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा है और उसको लेकर के समस्याएं पैदा हो रही। आज का जो युग है, वैसे तो सब कहते हैं वैज्ञानिक युग है, मैं भी मानता हूं। ये भी कहते हैं शिक्षा जागरूकता बहुत बड़ी है, मैं भी ये मानता हूं। लेकिन मेरा ये जो मैं अनुभव करता हूं, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मेरा मानना है कि आज ये अर्थ प्रधान युग है। ओ यस्यास्ति वित्तम स नरा कुलीना स पंडिता स श्रुतिवान गुणज्ञा स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। लिखा तो ये पहले गया है वैदिक, लेकिन आज ज्यादा हो गया। हर युग में व्यक्ति जीविकोपार्जन करता था अपनी योग्यता के अनुसार, वो करना भी चाहिए। लेकिन आज योग्यता पाने का एकमात्र ये है कि साहब कितना बड़ा पैकेज मिलेगा। जो नौकरी है, जो सर्विस है, शिक्षा एकमात्र कहां जाकर रुक रही है? शिक्षा रुक रही बड़े पैकेज पे, बड़ी नौकरी। एक ये यहां पर कहीं न कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा और भी है कि देखिए, जो मैंने अभी हाथ का उदाहरण दिया था, इसी तरह से कुछ चीजें, चाहे तो आप प्रकृति प्रदत्त कह लीजिए, चाहे आप वंशानुगत कह लीजिए, चाहे आप परमात्मा की वो कह लीजिए,
कि हर बच्चे में समान रूप से क्षमता और प्रतिभा नहीं होती है। एक डॉक्टर है, उसके 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है दोनों हो जाएं डॉक्टर, लेकिन ऐसा भी होगा कि दोनों भी डॉक्टर नहीं हो पाए, एक हो पाया, जबकि वो तो डॉक्टर है, दोनों बच्चों को समान शिक्षा देता, क्यों नहीं हो पाते? तो ये चिन्हित करने की आवश्यकता है। माँ बाप को चाहिए, बहुधा माँ बाप क्या गलती करते हैं, बहुधा मैंने जोड़ा, मतलब दोनों चीजें हैं कि कई बार जैसे मैं था, अब मैं आईएएस नहीं हो पाया, तो मैं अब सारा वो अपने बच्चे पे फोकस करूं कि नहीं तुम्हें आईएएस होना है, तुम्हें आईएएस होना, और हो सकता है बच्चा आईएएस नहीं डॉक्टर होना चाहता हो सकता है बच्चा शिक्षक होना चाहता हो सकता है उसकी संगीत के प्रति रुझान हो। तो ये विद्यालय और अभिभावक दोनों को ये जानने समझने की जरूरत है कि बच्चे की जो अभिरुचि जिसमें है, जिधर उसका मन है, उधर ही बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, तभी अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज आजकल आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में युवा घूमते शिक्षा है, लेकिन वो कहते साहब हमें जॉब नहीं मिल रहा। तो जॉब, रोजगार और शिक्षा के बीच में बहुत दूरी है। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, हालांकि उसमें बहुत सारी इन बातों को समाहित किया गया है कि शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इसीलिए उनका इस शिक्षा को स्किल से जोड़ा जाए। तो ये प्रश्न बहुत ही व्यापक है और इस पर सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। सर, आजकल स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट, स्कूल वाले स्टूडेंट जेईई नीट जैसे एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जबकि उनके पास और भी ऑप्शंस है, वो टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, और भी ऑप्शंस है। देखिए 2 चीजें, अब आपने जैसे नीट बोला, नीट करने को उद्देश्य क्या है? डॉक्टर होना। और आप सब जानते हैं, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, चाहे किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाएं, भीड़ लगी रहती है और भीड़ के पीछे कुछ और भी लगा रहता है। मेडिकल कॉलेज में तो चूंकि सरकार सब कुछ करती है तो वो नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट में डॉक्टर्स हैं, आप जाइए किसी ठीक डॉक्टर के पास में तो 2 घंटा 3 घंटा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर छोटी जगह पे भी 1000 रुपये, मिनिमम 500, 1000, और बड़े शहरों में जाओ 2000, 5000 रुपये तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन के फीस है। फिर वो ट्रीटमेंट का सिलसिला शुरू होता है। निश्चित रूप से यहाँ भी डॉक्टर होंगे एक शाम तक 50,000, 1 लाख रुपए जिनकी अर्न। तो अब देखिए युवा पीढ़ी तो बहुत ज्यादा जागरूक, उसको लगता है कि एक बार डॉक्टर हो गए तो साहब फिर जो मैंने कहा यस्यास्ति वित्तम, पैसा, कि जितना भी आजकल सब कुछ लोगों को लगता है कि सब कुछ पैसे पर निर्भर है, तो उनको लगता है कि इस फील्ड में नेम एंड फेम के साथ साथ अर्निंग अधिक, पैसा अधिक है। एक तो ये ICJEE तो जो इंजीनियरिंग का है, और इसके अब बहुत सारे रिपरकशंस, इसकी जो प्रतिकूलताएं हैं सामने आने लगे। अब बाई हुक और बाई क्रूक बच्चे कोटा भाग जाते हैं। मैं यहाँ से देखता हूँ 3-3 साल 5-5 साल रहते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करते हैं और उनका 3 साल 5 साल कई बार सफल नहीं हो रहे। मैं देखता हूँ हर साल यहाँ से 50-60 बच्चे जाते हैं और मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ उनका रिजल्ट क्या है। तो फिर वो जब सफलता नहीं मिलती है तो बच्चे में कुंठा, निराशा आती है, आत्मविश्वास चला जाता है, समाज और परिवार का नजरिया भी उसके प्रति बदल जाता है, उसको असफल फेल मान लेते हैं। जो बच्चा 90% 95% नंबर लेके गया और अगर वो नीट और जे में सफल नहीं हो पाया तो ये मान लिया जाता है जिसको कुछ नहीं आता। और सच्चाई ये है कि वो एक अच्छा होनहार विद्यार्थी जिसने अपनी क्षमता का सही आकलन नहीं किया, क्यों अगर आप क्षमता का सही आकलन करेंगे तो असफलता का कोई सवाल ही नहीं उठता जाए, और वो बच्चा फिर निराशा के गर्त में जाता है। बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही कि बच्चे कहीं आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ये जो आपने विषय उठाया था तो इस पे हमें रीथिंक करने की आवश्यकता। मैं नहीं कहता हूं कि बच्चे नीट की तैयारी नहीं करें, जे की, तो पहले अपनी क्षमता का आकलन करो, अपनी प्रतिभा को कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप अपना पहचान। लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा कि वो मेरे पड़ोसी का लड़का गया है,
मैं फिर बता रहा हूं कि साहब वो मेरे पड़ोस में गया है, माँ बाप को भी रहता है कि उनका लड़का गया है, तो उनका गया और इनका गया उससे नहीं चलेगा। आपको कहाँ जाना है, आप क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सर आजकल सभी स्टूडेंट के पास फ़ोन तो अवेलेबल ही है, सोशल मीडिया सब सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, तो ये सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है स्टूडेंट लाइफ में? देखिए, बदलते परिवेश और समय के साथ साथ बदलाव समय की मांग है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कितना हमें सोशल मीडिया से जुड़ना है, हमें क्या सीखना है, इस पर ध्यान देने की। और किस उम्र के बच्चे को, आजकल जो देख रहे हैं बच्चे जो है, दुर्भाग्य से अभी जो 3 साल पहले लॉकडाउन हुआ तो कोरोना आया, ये जो सोशल मीडिया से युवा पीढ़ी और छोटे बच्चे जो बेसिकली प्रभावित हुए हो रहे हैं, वो लॉकडाउन का दुष्परिणाम है। उस समय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, ये था कि बच्चों का साल बर्बाद न हो जाए, बच्चे निराशा में न चले जाएं, तो एक रास्ता निकाला गया था तात्कालिक रूप से कि ऑनलाइन टीचिंग हो। वो नर्सरी प्राइमरी क्लास से लेकर पीजी तक किया गया। तो पीजी वाला बच्चा जो पोस्ट ग्रेजुएशन या +2 वाला बच्चा है, उसको तो सोशल मीडिया के मेरिट्स और डिमेरिट्स पता है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों को इंडिपेंडेंट रूप से मोबाइल दे दिया गया नेट फैसिलिटी के साथ में, बहुत सारे उस बच्चे उस एडिक्शन के शिकार हुए और बच्चे कहीं न कहीं दिशाहीन हो रहे हैं। तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। मैं फिर कहता हूं कि सोशल मीडिया में अच्छाइयां भी हैं और उसका एक नेगेटिव पार्ट भी है। तो हमें देखना ये है, माँ बाप को ये देखना है, विद्यालयों को ये देखना है कि कितनी देर बच्चे को सोशल मीडिया के संपर्क में रहना चाहिए और उसमें क्या इसके लिए उचित है और क्या अनुचित है। अगर इस पर नहीं देंगे तो आप सब जानते हैं आजकल समाज में जो बुराइयां, जो अपराध हो रहे हैं, वो आधे से ज्यादा अपराध सोशल मीडिया से रिलेटेड हो रहे हैं। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप से भी और मेरे हिसाब से शासन और प्रशासन के स्तर पे भी इस पर गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता है। तो सर आप भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके समय में स्टूडेंट टीचर और आज के समय के स्टूडेंट और टीचर में क्या बड़ा अंतर आपको देखना? बिल्कुल बहुत बदलाव है, अलग बहुत लंबा समय नहीं बीता है, लेकिन हमारे समय में तो जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा होता था, कि वहां ये नहीं था कि हमारे शिक्षक ने क्यों मारा और मेरी कोई गलती नहीं थी। विद्यार्थी ये साहस नहीं कर सकता था कि टीचर से पूछता कि हमें क्यों मारा। आज तो आप सब देखते हैं, कई जगह होता है कि शिक्षक ने या प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी को मारा और विद्यार्थी ने शिक्षक, कई जगह तो मर्डर हुए। अभी पिछले साल में मैं पढ़ रहा था, शायद मध्य प्रदेश का एक केस है, एक राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य जी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हो। एक बच्चा अनुशासनहीनता करता था, कोएड का स्कूल था और छात्राओं के साथ में शिक्षक तो नहीं ध्यान दिया, प्रधानाचार्य शिकायत आई, उन्होंने उसको दंडित किया और पता लगा विद्यार्थी शायद दूसरे दिन आया और एक कोई अवैध हथियार लाया और प्रधानाचार्य जी को दौड़ा करके कैंपस में गोली मारी। और कोई भी वो डर की वजह से उस शिक्षक जिन्होंने देखा कि हमारे प्रधानाचार्य के साथ हुआ और गवाही देने नहीं गए। ये जो आप मेरे समय और आज का, आजकल सब नहीं लेकिन आजकल ऐसा पहली बात तो मेरा भी मानना है कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जाए और कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाए। वो सरकार ने कानून भी पास कर दिया, लेकिन शिक्षक को इतना अधिकार तो आप दे दीजिए कि अगर बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा, उद्दंडता कर रहा है, तो शिक्षक उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, जैसे वो अपने बेटा और बेटी को डांटता है, जैसे कहते ना, गुरु कुमार से सुकुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो ये जो बाहर चोट मारने की बात कही गई थी कि अंदर, वो चला गया। आज परिणाम ये है कि शिक्षक भी अपने को डरा हुआ पाता है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सब जगह घटित हो रही। कई बार अभिभावक कहता है कि हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को टच करने की। ये जो अंतर है ये बहुत ही नकारात्मक है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि शिक्षक और प्रधानाचार्य हमेशा सही होते, हो सकता उनसे भी गलती होती हो,
उनका भी आकलन गलत हो सकता है, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी में कुछ तो वो अनुशासन बनाए रखने के लिए करना पड़ेगा। और यही कारण है कि पहले मैंने कहा जो आजकल डिजिटल मोड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्मार्ट बोर्ड, एसी क्लासरूम, कुछ सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना है धीरे धीरे जो मेन शिक्षा है, संस्कार है, वो कहीं न कहीं किनारे होते जा रहे हैं। पहले हमारे समय में केवल 3 हुआ करते थे। पहले प्राइमरी में तो नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी के चबूतरे पे टाट का पड़ा रहता था, और एक लकड़ी की स्लेट होती, चाक होती थी, और हमारे गुरुजी होते थे, और लकड़ी का ब्लैक बोर्ड होता था, गुरुजी के हाथ में एक डंडी पतली होती थी। ना होमवर्क, ना 5000 की किताबें, न कोई कुछ। और वो जो ज्ञान था, मैं आज कहता हूं, हो सकता बहुत सारे लोग मेरे से सहमत होंगे कि मैं तो लकीर का फकीर हूं। मैं जो कहता हूं कि मैं जो आज आपसे बोल रहा हूं, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है, जो मुझे कक्षा 5 और 8 तक मेरे सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने दिया है, वो मैंने, ये हायर एजुकेशन का मेरा आत्मविश्वास नहीं है, ये आत्मविश्वास उस प्राइमरी एजुकेशन का है। उस समय जो ज्ञान शिक्षक देता था, और मैं मानता हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं उन शिक्षकों के आदर्श का पालन नहीं कर पा रहा हूं। उस समय ना वेतन था, बहुत कम वेतन था, मैं तो खुद, मेरे पिताजी प्राइमरी शिक्षक, लेकिन वहां पर शिक्षा धर्म हुआ करती थी। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये मेरा मानना भी है, मैं कहता भी हूं कि शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है। आजकल धर्म की परिभाषाएं अलग अलग हो गई हैं। विद्यार्थी का धर्म विद्या का अध्ययन करना है, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है, लेकिन आजकल धर्म की परिभाषा दूसरी हो गई है, शिक्षा कहीं न कहीं किनारे होती जा रही है। ये नई चुनौती है, बदलाव है, कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते। मैं संसाधनों के खिलाफ नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि साहब हमें डिजिटल बोर्ड नहीं मिला या एसी क्लासरूम नहीं मिला, इनको भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पर वो अनुरोध करना चाहता हूं सबसे कि कहीं ऐसा न हो कि ये शिक्षा कहीं विलुप्त हो जाए। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सर, ये तो मुख्य रूप से विद्यार्थियों पे क्या अंतर आया वो हुआ, क्या शिक्षकों में भी कुछ परिवर्तन आपको बिल्कुल, मैं तो दोनों में कहा है कि कहते नहीं कि जो दोनों शिक्षक और विद्यार्थी आज के समाज के अंग हैं, और समाज में अर्थ की प्रधानता हुई है। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि ऐसा नहीं कि वो विद्यार्थी कहीं विमुख हो गया है और अनुशासनहीन हो गया और शिक्षक ने, बिल्कुल वो दोनों पे लागू होता है। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर शिक्षक का आचरण, शिक्षक के तौर तरीके जो हैं, वो उस शिक्षक का जो धर्म है, मैंने कहा, उसके अनुरूप नहीं होते हैं। शिक्षक भी विद्यार्थियों जैसी गलतियां करते हुए पाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा अर्थ की प्रधानता ने कुछ ऐसा किया है कि सारे संबंधों को प्रभावित किया है, वो चाहे विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध हो, पिता और पुत्र के संबंध हो। समाज में आप विद्रूपताएं देखते हैं, घटनाएं देखते हैं। मैंने कहा एक जो भारत वो देश है जहां पर एक राम जो राजकुमार था, अपनी विमाता के कहने पे पिता के बाद मर्यादा का, वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए वन चला गया। आज समाज में आप देखते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मतलब संपत्ति के लिए भाई भाई के साथ मर्डर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आज जो ये आधुनिक शिक्षा की देन क्या है, आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले कभी वृद्धाश्रम का नाम सुना था किसी ने? जब भारत की जो शिक्षा है, साक्षरता है, जब 25%, 30% रहती थी, हुआ करती थी, तब धर्मशाला तो होते थे, आश्रम तो होते थे, गुरुकुल तो होते थे, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं होते थे। ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये आधुनिक शिक्षा जो है वृद्धाश्रमों को बढ़ावा दे रही है। और वृद्धाश्रम में कोई वैसे निराश्रित लोग नहीं जा रहे हैं कि जब उनके यहाँ साधन नहीं, ऐसे लोग जा रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, बेटे को अमेरिका भेज दिया, या गवर्नमेंट में ऑफिसर हो गए, टीचर हो गए। ऐसे परिवारों के माँ बाप निराश्रित बन करके
दुखी होकर के वृद्धाश्रम की या तो शरण ले रहे हैं या बच्चे उनको छोड़ने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया में भरा पड़ा है और मुझे कहने में बड़ा तकलीफ पीड़ा हो रही कि फतेहपुर तो एक अभी भी हम इसको बड़े गांव जैसा देखते हैं, महानगर नहीं है। और फतेहपुर जैसे जनपद में वृद्धाश्रम चल रहा, मैं 1-2 बार गया हूँ, वहां पर 100-200 लोग रह रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप कभी उनके जाकर के उनसे बात कीजिए, आपको एक ने उसमें 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके 2-2, 3-3 लड़के हैं और अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब में है, और वो माता पिता जो है कैसा जीवन जी रहे हैं। वृद्धाश्रम में कौन जाता है? तो ये जो आधुनिक शिक्षा है उसके ये दुर्गुण हैं। तो मेरा अपना मानना है कि शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान तो दे रही, शिक्षा आजकल रोजगार के लिए पासपोर्ट दे रही है, लेकिन संस्कार वाला जो पक्ष है वो कहीं न कहीं तिरोहित होता जा रहा, पीछे जा रहा। हमें दोनों को समान रूप से साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो जिन प्रश्नों पर हम चर्चा करते रहे ये प्रश्न आगे चल करके और गंभीर रूप लेंगे। जी, तो सर आपकी नज़र में सफलता के क्या मायने हैं? सफलता किस लिए, सफलता की परिभाषा क्या? मैंने तो आजकल कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं पढ़ी है कि जो ये कहती हो। मुझे तो लगता है अगर प्रधानमंत्री जी से उनका लिया जाए तो वो निश्चित रूप से कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि मैं भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र का सपना देखता हूं। इसका मतलब वो भी अभी सफल नहीं है। तो सफलता कोई पड़ाव नहीं है, मतलब लक्ष्य न, अंतिम स्थान नहीं। सफलता एक पड़ाव है, एक स्टेप है, और सफलता सबके लिए अलग है। मैंने कहा नहीं कि आप चोर के लिए क्या सफलता मानेंगे जी, चोरी हो जाए उसका नहीं, चोर के लिए सफलता ये को सबसे अधिक से अधिक धन लूट ले, तो साहब ये तो क्या उसको सही माना जाएगा कि साहब वो सफलता होना चोर धन लूटना है? सफलता ये है कि जीवन में शांति हो, जीवन में सुख हो, और आप जिसके आसपास हो, अपने परिवार में, घर में, वो कुछ दे सकें, समाज को सकारात्मक दे सकें, और आपका जो अपना जीवन है, आपको 8 घंटे की नींद आती हो, आप जो कर रहे हैं कर्तव्य वो ईमानदारी से कर सकें। सफलता के मैंने कहा ये एक किताब लिखी जा सकती, सबकी अपनी अपनी सफलता। मैंने तो निकल गया चोर का उदाहरण नहीं देना चाहिए मेरा मानना, लेकिन सबका अपना अपना है। एक छोटे बच्चे के लिए कुछ और है कि हमें ये हवाई जहाज मिल जाए, वो मान लेगा कि मैं सफल हो गया, खुश हो गया। कोई कहता है कि मेरा 98% आ जाए, कोई कहता है मेरा 70% आ जाए, तो सबका अपना अपना है। तो कोई सफलता न तो एक निश्चित उसके कोई वो एक बिंदु है, और न कोई एक निश्चित ऐसी क्षेत्र है जहां पर मैं पहुंच जाऊं सफल हो। क्योंकि जो जहां है, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से मैं अभी भी अपने को एज ए प्रधानाचार्य 100 में 50 नंबर देता हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि उतने अच्छे नंबर नहीं ला रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अनुशासन ही है, लेकिन कुछ बच्चे निश्चित रूप से ऐसे हैं कि जिनको जितना अनुशासित होना चाहिए वो नहीं दिखते, उनका आचरण वैसा नहीं दिखता है। तो मैं इसलिए, अब मेरे से पूछें तो मैं अपने को, मैंने क्या बोला कि मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि मैं एक पूर्णतः सफल प्रधानाचार्य। जिस दिन ये 100% हो जाएगा कि सारे बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, सारे बच्चे का प्लेसमेंट हो जाएगा, सारे बच्चे अनुशासन प्रिय होंगे, जिस दिन कोई कंप्लेंट आना बंद हो जाएगी, उस दिन मैं मान लूंगा कि मैं सफल प्रधानाचार्य हो गया। सर नीट जैसे एग्जाम, जेई जैसे एग्जाम्स हैं, उनमें कई सारे अटेम्प्ट दिए जाते हैं स्टूडेंट को। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने 1-2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए और सफलता नहीं मिली, नहीं पास कर पाया एग्जाम, तो क्या उसे और भी अटेम्प्ट्स के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मैं जो, मेरा चाहे विद्यार्थी जीवन रहा हो, मैं चूंकि किसी और लक्ष्य के लिए गया था, नहीं हो पाया। मेरे साथ के 15-20 लोग हैं, मेरे बैचमेट हैं, सफल हुए। मेरा खुद का सगा बड़ा भाई है जो IAS हुआ था, और वो पहले अटेम्प्ट में इनकम टैक्स में हुआ, दूसरे में ये पता चल जाता। देखिए, अगर आप 1-2% से 1-2-3 नंबर से रुक रहे हैं, तब तो ये रहता है कि निश्चित रूप से हमें कोशिश करनी चाहिए।
लेकिन अगर आप मेरिट में 50% और 60% नंबर ला रहे हैं, मिरेकल नहीं होता, तो फिर विद्यार्थी को चाहिए और उसके अभिभावक को चाहिए कि बच्चे को दूसरे ऑप्शन के लिए वो प्रेरित करे। मैंने बताया नहीं कि अगर आप 2 नंबर से 5 नंबर से 1-2-5% से रुक रहे हैं तो निश्चित रूप से आप में क्षमता है, लेकिन अगर आप उस कट ऑफ मेरिट से 30% 40% पीछे है तो फिर ये एक असंभव ऑलमोस्ट ऐसा टारगेट। और अगर आप नहीं आपने आकलन किया, अपना दूसरे विकल्प के बारे में ध्यान नहीं दिया और आप 4-5 जितने अटेम्प्ट हैं देते रहे, आपके 4-5 साल भी चले गए, पैसा भी बहुत सारा चला गया और साथ साथ में आपका आत्मविश्वास भी चला जाएगा। पैसा चला जाना तो एक बार किसी तरह से माँ बाप कर सकते हैं, अभिभावक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास चला गया तो फिर सफल हो पाना किसी फील्ड में लगभग असंभव हो जाता है। तो सर आने वाले समय में एआई जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस हो रहे हैं, निश्चित रूप से उसका जो जितना जरूरी पक्ष है वो हमें लेना चाहिए, लेकिन हमें लकीर और का फकीर नहीं बनना चाहिए। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन बहुत जरूरी थी, जरूरी है, आगे भी रहेगी, लेकिन भारत जैसे देश ने अपना नुकसान भी बहुत किया। हमारे यहाँ 140-150 करोड़ की जनसंख्या है। जो काम जोखिम वाला हो, जहां पर मानवीय जीवन के लिए खतरा हो, जो साइंटिफिक इनोवेशंस हैं, मेडिकल फील्ड हो सकता है, वहां तो करें, लेकिन हर जगह कंप्यूटर लाकर हमने क्या किया, आज करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहा है। और जो कंप्यूटर क्रांति आई उसने सबको रोजगार नहीं दिया। आज जो साइबर अपराध हो रहे हैं, बड़े बड़े बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को बंधक बना करके ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट करके पैसा वसूला जा रहा है पढ़े लिखे लोगों को, ये सब क्या है? तो अंधा अनुकरण करना जैसे कंप्यूटर का किया गया था, आजकल अपराधी इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं। या पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार थे वो इसमें से दूसरी तरफ चले गए, अपराध की तरफ हो गए, पैसा कमाने का माध्यम बना ले। दे आर वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड। वही हाल एआई का होने जा रहा है। मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूं नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, सुना है, एआई बहुत कुछ अच्छा भी कर रहा है, लेकिन एआई की बदौलत हमारी आवाज की कॉपी करके और कुछ और कहीं किसी को सुनाया जा सकता है। हमारे शरीर के साथ छेड़छाड़ करके, जैसा आजकल के वो वीडियो ऑडियो देखते हैं, मीम बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को डांस करते हुए दिखाया जाता है, शरीर वैसे ही दिखता है। तो ये जो जिसका नकारात्मक पक्ष है, इस पे जरूर जागरूक होना पड़ेगा। मैंने तो शायद कहीं पढ़ा था, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिसने एआई का आविष्कार किया शायद उसने ये स्वीकार किया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये जो आर्टिफिशियल एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उससे पहले परमात्मा ने सबको जो है, जो हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शसनेस है, जिस उसको हम ध्यान दें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस में। भारतवर्ष में जब साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस शब्द कोई नहीं जानता था, तो आयुर्वेद क्या है उस समय? ये तो मैंने तो पढ़ा है, सुना है कि आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य होते थे, वो उपचार भी करते थे और शल्य क्रिया भी करते थे। उनके पास तो कहीं वो मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होते थे। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का आज हो रहा है? चंद्रमा की दूरी, ग्रहों की दूरी, ग्रहों के नाम, सूर्य की दूरी, ये कब इसका आविष्कार हुआ था? उस समय तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं हुआ था। खगोल शास्त्र क्या है? नक्षत्र विद्या क्या है? क्या उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था? क्या उस समय मॉडर्न साइंस थी? तो ये गलतफहमी आजकल हो क्या रहा है। मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि समय के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा, हम कहीं विकास की दौड़ में पिछड़ न जाएं,
लेकिन ये पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण करना और बिना टेस्टिंग किए हुई हर चीज को पूरी तरह से लागू कर देना, मैं इसके खिलाफ। उसको लिमिटेड रूप में देखना चाहिए कि इसके पर सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या है। अगर कोई चीज नकारात्मक परिणाम ज्यादा देने वाली है तो हमें निश्चित रूप से सावधानी के साथ में उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। तो सर, ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाले दौर पे एक टीचर की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, टीचर की भूमिका तो हमेशा व्यापक रही है, क्योंकि शिक्षक, मैंने कहा नहीं, और अब तो हो गया टीचर नहीं तो अदरवाइज पहले हमारे यहाँ गुरु जी कहते थे। गुरु का मतलब क्या है? जो हर तरह का ज्ञान दे, और गुरु का जो ज्ञान है वो साइंटिफिक ज्ञान होना चाहिए। मतलब उसको उस समय चुनौती ना दी जा सके, अकाट्य हो। ये तब भी लागू था और आज भी लागू। आज के शिक्षक के सामने चुनौती ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया है उससे विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, और जो तथाकथित गूगल गुरु है वो उसके नजदीक ज्यादा चला गया। मैं ये देखता हूं कि जो वास्तविक गुरु है वो विद्यार्थी से दूर होता जा रहा है, या विद्यार्थी उससे दूर होता जा रहा है कई कई कारणों से। और जो गूगल गुरु है, जो असली नहीं है, जो दिखता नहीं है, वो विद्यार्थी का आदर्श बनता जा रहा है और विद्यार्थी के नजदीक जाता जा रहा। तो आजकल का विद्यार्थी तो पहले ही थोड़ा ज्यादा उसको स्वतंत्रता मिली हुई है कई कारणों से, तो वो विद्यार्थी गुरु को हमेशा चुनौती देने की मुद्रा में रहता है। तो गुरु को और सतर्क होना पड़ेगा। अपना जो ज्ञान है, मेरा मानना है, और सब जानते हैं कि न तो कोई विद्यार्थी हमेशा होता, न कोई गुरु शिक्षक होता है। एक अच्छे शिक्षक को हमेशा एक अच्छा विद्यार्थी बना रहना चाहिए। उसको अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बदल रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो जो इनोवेशंस हैं, जिस फील्ड का शिक्षक है उसको अपने ज्ञान में उन इनोवेशंस को समाहित करने की आवश्यकता है। सर, आज के विद्यार्थियों में देखा जाता है पेशेंस की बहुत कमी है, जिस कारण उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे चीज़ें घेर लेती हैं। तो ऐसे में स्कूल उनकी कैसे मदद कर सकता है? स्कूल बिल्कुल मदद कर सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा। जैसे कोई वृक्ष है या कोई भवन है, कितना विशाल का है कुछ भी हो, वो कहाँ जुड़ा होता है? कोई भी वृक्ष जो जितना विशाल है उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं? उतनी ही गहराई में जमीन में है। इसी तरह से जो इमारत, जो भवन जितना विशाल भव्य दिखता है, उसकी फाउंडेशन भी उतनी मजबूत बनाई जाती है। तो विद्यार्थी का जो फाउंडेशन है वो कैसा है? डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? इरिटेशन क्यों बच्चे को होती है? बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो मैंने पहले अपने प्रश्न के उत्तर में कहीं आपको बताया था कि घर से अच्छा विद्यालय आज तक बना नहीं दुनिया में। माँ बाप से अच्छे शिक्षक, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो संपन्न हो, चाहे वो विपन्न हो, उससे अच्छे शिक्षक नहीं बने हुए। तो पेशेंस पहले क्या था? पहले जो था संयुक्त परिवार हुआ करता था, चाचा चाची, ताऊ, बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, बाबा दादी। आजकल न्यूक्लियर परिवार की अवधारणा है सरकार ना, हम दो हमारे दो। अब तो हम दो भी छोड़ दीजिए, हम दो और हमारा एक, ये हो रहा है नंबर 1। नंबर 2, जो अर्थ की प्रधानता की वजह से जैसे ही कुछ हुआ बच्चा देश विदेश में चला गया पढ़ाई के लिए। तमाम तो छोटे बच्चों को ही घर से बाहर, 3 साल का हुआ नहीं और बच्चे को पकड़ करके विद्यालय ला रहे हैं। तो बच्चे का एक तो शारीरिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होना चाहिए, जो ये चाउमीन की कल्चर है, पिज्जा बर्गर की जो संस्कृति है, मैंने कहा पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक हो गया है, तो इसने जो बहुत नुकसान किया और आगे भी करेगा। बच्चे का खान पान अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
दो तरह की सेहत होती है, एक शारीरिक स्वास्थ्य और एक मान कहते हैं साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा? और एक और भी हो सकता है, कई बार शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मन विचलित है। इसीलिए हमारे घरों में पहले क्या होता था, हर घर में एक छोटा मंदिर, कहीं एक अलमारी में भगवान की मूर्ति, गीता रामायण अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियां रहती हैं। सुबह और शाम को जो आरती हुआ करती थी, सब जहां थे काम करके आते थे, एक साथ खड़े होते थे और बच्चों को भी खड़ा करते थे। वहां से संस्कार आते थे। छोटे ने गलती कर दी, बड़े ने डांट दिया, किसी और ने बच्चे को चुप करा दिया। आजकल ना कोई डांटने वाला भी एक है, चुप कराने वाले भी एक, सब नदी के धूप हो गए। माता पिता मैं नहीं कहूंगा लेकिन शायद आवश्यकता से ज्यादा बिजी हो गए। कारण नौकरी तो पहले भी लोग करते थे, पहले भी लोग कृषि कार्य करते थे। तो पहले तो हाँ एक चीज नहीं थी, ये जो बुद्धू बॉक्स है जिसने पूरे मानवता को गुलाम बना लिया, मेरा अपना मानना है कि इसने फायदा के साथ साथ नुकसान ज्यादा किया, क्योंकि इसका उपयोग करना हमें सिखाया नहीं गया। तो माता पिता या तो घर में है नहीं, और घर में भी आ गए तो माता पिता फिर इसमें ज्यादातर बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास है लेकिन ज्यादातर आकर के फिर इसमें बिजी हो गए। तो बच्चा भी इसमें बिजी है, माता पिता अपने में बिजी है, किसी के पास संवाद करने के लिए समय नहीं। और सहनशीलता तो संवाद नहीं, सहनशीलता कहाँ से आएगा? और की जो यंग पीढ़ी है निश्चित रूप से वो हस्तक्षेप पसंद नहीं करती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, विशद व्यापक विषय है। इसका न तो कोई एक समाधान है न ये कोई प्रश्न है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा समस्याएं और चुनौतियां और बढ़ेंगी। तो सर आपके हिसाब से आज की जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अब ये तो जो आजकल की जनरेशन से पूछना चाहिए, नहीं तो जनरेशन कहेगी कि आपने मेरा प्रश्न कैसे उत्तर कैसे दे दिया कि आप तो आजकल के हैं। नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं। पहला प्रश्न यही है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहती है, और उसमें जो सोशल मीडिया का जो दुर्गुण है उसने आजकल की जनरेशन के मन मस्तिष्क को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। समय के साथ जैसे हमारा जीवन पहले, हमारा जो भारतीय दर्शन चिंतन है, मैं फिर कहता हूं कि तमाम मतांध लोग और जो धर्म विमुख हैं वो भारतीय धर्म को, सनातन को उल्टा सीधा बोलते हैं। दुनिया का मैं आज कहता हूं सबसे वैज्ञानिक जो अगर धर्म कोई है तो सनातन धर्म तब भी था। जो हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 25 साल तक 100 साल का माना गया था। आजकल कितने लोग इस धर्म का पालन करते हैं? युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में क्या चल रहा आप सब देखिए। क्या सब तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बच्चे जो हैं वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाते हैं, जाने अनजाने में समाज में विद्रूपताएं, समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो युवा पीढ़ी, लेकिन मैं फिर दोष किसको देता हूँ? युवा पीढ़ी को नहीं देता हूँ। उसको संस्कार किसने दिए, उसको शिक्षा किसने दी? तो कहीं न कहीं जो संस्कार देने का जिनको दायित्व है, अगर मेरा बेटा, अगर मैं जोड़ता हूं दिशाहीन है, गलत रास्ते पे है, तो उसके लिए माँ बाप से बड़ा कोई और दोषी नहीं है। उसके बाद में स्थान उस संस्थान विद्यालय का आता है जहां पर उसको शिक्षा मिली। तो पहली पाठशाला तो विद्याघर है ना, पहले शिक्षक तो माता पिता हैं। तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी में पेशेंस की कमी है, और उसका एक कारण यही है कि उस संयुक्त परिवार नहीं है, बच्चों से संवाद बहुत कम रहता है, और बच्चों ने कुछ ऐसा बना भी लिया है जो हमारा जो चलचित्र जगत है, जिसको फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, जिसने मैं फिर कहता हूँ बेड़ा गर्क किया है समाज का। पहले का आप देख लो, आज के 30 साल पहले 25 साल की फिल्में आप देखिए, माता पिता सब एक साथ बैठ देखते थे, मनोरंजन था, हंसी थी, सब था। आजकल क्या हो रहा? तो आजकल जो नग्नता परोसी जा रही है, इसने बहुत ज्यादा युवा मन मस्तिष्क को जो है प्रभावित किया है।
जबकि वो वास्तव में हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन युवा पीढ़ी उसी जीवन को एक आदर्श जीवन मान करके उसका अनुगमन अनुकरण करने की कोशिश करती है। जो कर रहे हैं उनका जीवन आप जानते हैं, सब दिख रहा है। और एक आ रहा है जो आपने कहा, ऐसे एक नहीं 50 केस मिल रहे हैं कि पता लगा आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस है, जो भारत की सबसे प्रीमियर सर्विसेज है, इंडियन जुडिशरी है, कई केसेस अतीत में देखने को मिले हैं कि कहीं तनाव दबाव, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो या प्रशासन को, कि प्रशासनिक अधिकारी ने अपने को आत्महत्या कर ली, पुलिस अधिकारी ने कर ली। अभी यूपी में ही कई केसेस हो। अभी मैं 10 दिन पहले शायद पढ़ रहा था, दिल्ली में एक यंग जज है लड़का, राजस्थान का, और उसकी पत्नी भी जज है। आप समझ सकते हैं जुडिशियल सर्विस तो मैं कहता हूं सिविल सर्विस से भी उसका एक दूसरा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा जॉब है। और एक जज, यंग जज लड़का, सब सोशल मीडिया में आया, केवल अपने पारिवारिक जीवन से सुखी नहीं था, तनाव था, दबाव था, और उसने अपनी आत्महत्या कर ली। ये सब क्या है? ये दोष आजकल की शिक्षा प्रणाली का है, दोष माता पिता का है को केवल एजुकेशन संस्कार, बच्चे को जीवन जीने के बारे में बताना, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना, ये किनारे हो जाता। हर माँ बाप का एक ही वो रहता है कि साहब नंबर कैसे ज्यादा है। आपने देखा नहीं, मैं कितनी बातें दूं। राजस्थान में एक बेटी ने सुसाइड किया था अपना, उसने शेयर किया था कहीं की थी कि, और हर माता पिता के लिए लिख के डाला था कि कृपया अपने बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। आप बताइए क्या हो रहा। तो इस पर हम सबको आत्ममंथन करने की जरूरत है। मैं केवल युवा पीढ़ी को दोष नहीं देना चाहूंगा कि जैसा आप पात्र बनाएंगे, ये कुम्हार जैसा बर्तन बनाएगा तो बर्तन तो वैसा ही बनेगा। तो जो संस्कार माँ बाप देंगे, जो विद्यालय देगा, वैसी पीढ़ी बनेगी। और एक मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि सब कुछ बदल सकता है, शिक्षा संस्कार जो है सब कुछ बदल सकती है। अगर गलत शिक्षा और गलत संस्कार दिए तो उसके परिणाम निश्चित रूप से भयावह हो। मैं किसी पाश्चात्य शिक्षाविद का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उस पर आपको मिसाइल और बम से हमला करने की आवश्यकता नहीं, उस देश की शिक्षा व्यवस्था को आप बर्बाद कर दीजिए। जैसा कि अंग्रेजों ने देश पे अधिकार करने के लिए पहले शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, लेकिन हमारी सरकारों ने कोशिश की, लेकिन मेरा मानना है कि वो आधे अधूरे मन से कोशिश की गई। इसलिए पता लगा कि 5 साल में साहब नई शिक्षा नीति आ गई। क्यों? पहले बनाई थी वो गलत थी क्या? पहले किसने बनाई थी? या उसके सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं आ रहे? थोड़ा बहुत तो संशोधन हो सकता है, लेकिन मैं आज फिर कहता हूं शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रह रही। बदलाव तो इतने ज्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर नहीं देखने को मिलता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। मतलब बच्चों पर किताबों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जो एकेडमिक कैलेंडर में शिक्षण के दिन होते थे, पढ़ाई के दिन होते थे, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। शिक्षा के लिए अच्छा शिक्षक और एक साफ सुथरा स्थान और पढ़ने के लिए उन्मुख ईगर विद्यार्थी चाहिए। डिजिटल बोर्ड केवल शिक्षा नहीं है। मैं फिर कहता हूं एसी लगा देने से शिक्षा नहीं मिलेगी, मार्बल वाली बिल्डिंग में शिक्षा नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें शिक्षा के सहायक हो सकते हैं, सुखद हो सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे सकते हैं। तो उस पर कहीं न कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो महर्षि विद्या मंदिर की बात है, ये तो महर्षि महेश योगी जी का पहला संकल्प यही था कि आप बच्चे को अच्छा इंसान बनाएं। और हमारे यहाँ जो तनाव को दूर करने के लिए जो भावातीत ध्यान प्रतिदिन सुबह और दोपहर के समय में विद्यार्थियों को और सारे शिक्षकों को कराया जाता, हम सब करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% हम इन समस्याओं चुनौतियों से दूर हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से जितनी
दूसरी जगह पाई जाती हैं, उसमें हमारा जो प्रतिशत है वो कम है। हाँ, इतना जरूर है कि अपवाद तो हर जगह होते और बने रहेंगे, और जिस दिन मैं अपवादों को भी दूर कर लूंगा उस दिन मैं मान लूंगा कि मैं सफल प्रधानाचार्य हो गया। नमस्कार, धन्यवाद। सर, एक फाइनल एडवाइस जो आप इंडिया के यूथ और उसके पेरेंट्स को देना चाहें। ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक गार्जियन होने के नाते ये देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक बड़ा संकल्प देखें, बड़ा सपना देखें, बिग ड्रीम देखें, लेकिन वो बिग ड्रीम बंद आंखों से नहीं, ओपन आई से होना चाहिए। और जो जिनको आप समस्याएं मान लेते, एक बार नंबर नहीं आए, कोई परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती है। कोई भी नंबर, मेरिट आपके जीवन से बढ़कर के नहीं है। कोई भी असफलता आपके जीवन से बढ़कर के नहीं है। और असफलता और सफलता जैसे रात और दिन होते हैं, उसी के दो सिक्के हैं। और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। जैसे जब हम सड़क पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते, क्यों बनाए जाते? कई बार लोग कहते हैं अरे एकदम मुझे 80 की स्पीड से गाड़ी 8 किलोमीटर की स्पीड पे लानी पड़ी। नो, वो जो स्पीड गवर्नर्स हैं, ब्रेकर हैं, वो आपके जीवन की रक्षा करने के लिए है। तो इसी तरह से कई बार जीवन में छोटी छोटी जो चुनौतियां, कठिनाइयां आती हैं, वो आप उनको ये निराशा के उस तरफ से ना लें। आप मान के चलें कि ये आपको और मजबूत बनाने के लिए। और अगर आप किसी एक उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए तो आप निश्चित मान के चलें कि आप ये मत सोचें कि आप रिजेक्ट हो गए। आप ये सोचना चाहिए कि मैं इससे और बड़े दायित्व के लिए बना हूं, परमात्मा ने मेरे लिए कोई इससे और अच्छा स्थान बना रखा है, ये सोच के चलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो आप जिसके पात्र हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, जैसे हम सब देखते हैं कई बार बादल आता है और वो 1-2 घंटे या 1-2-3 दिन कभी कभी सूर्य को रोक लेता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बादलों ने रात सूर्य को न निकलने दिया। तो ये इसी तरह से रात और दिन है, इसी तरह से सफलता और असफलता है, लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और परमात्मा में और अपने आप में अटूट दृढ़ आस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी जो है। ये मेरा संकल्प, मेरा संदेश मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात, मैं भले ही महर्षि विद्या मंदिर का प्रधानाचार्य हूँ, लेकिन मैं फतेहपुर जनपद के छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि कभी उनको ऐसा कुछ लगे कि मैं उनकी कहीं मदद कर सकता हूँ, मैं हमेशा सबके लिए उपलब्ध हूँ। धन्यवाद सर पॉडकास्ट के। आप आए, आपने अपना समय दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस वार्तालाप में कहीं अतिरंजना हो गई हो। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं किसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण न करूं, और क्योंकि मैं खुद भी अभी भी अपने को विद्यार्थी मानता हूं, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य अपने में सुधार करना है, और दूसरे अगर मेरे से प्रेरित होते हैं, मेरे से कुछ सीख पाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूं। धन्यवाद।